गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुलाब के पौधे के ऊपर कलियां या फिर फूल नहीं बनते हैं। पौधा थोड़ी दूर ग्रोथ करता है और 1-2 इंच ग्रोथ बढ़ करके आगे नहीं बढ़ती और रुक जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स, 5 ऐसे टिप्स जिससे कि आपके पौधे की हर डाली पर बहुत सारी कलियां बनेगी। एक नहीं, दो नहीं, आप देखोगे कि आपके एक ही डाली पर बहुत सारी कलियां बनेगी और आपका गुलाब गुच्छों में फूल निकालेगा, चाहे आपका गुलाब किसी भी वैरायटी का हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आपने अपने पौधे की प्रूनिंग कर दी होगी, हार्ड प्रूनिंग कर दी होगी, इसकी रिपोर्टिंग कर दी होगी, तो आपके पौधे ने नई ग्रोथ लेना स्टार्ट कर दिया होगा और अभी तक आपके पौधे ने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ लेनी शुरू कर दी होगी। तो यही समय है गुलाब के ऊपर कुछ काम करने का। यही वो समय होता है जब आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कौन सा काम करना है, कौन सा खाद देना है। वरना होता क्या है कि पौधे की जो ब्रांचेस है वो थोड़ी दूर ही जाती है और जा करके रुक जाती है। तो जो ब्रांचेस है यानी कि जो डाली है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आगे जाकर उसके ऊपर कोई कली नहीं बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे के अंदर जितनी भी नई टहनियाँ, नई डालियाँ निकल करके आई हैं, सबके ऊपर कलियाँ बने, तो यहीं से आपको काम शुरू करना है। ये जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही पौधे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करी थी। जिन जिन पौधों की मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी, ये वही पौधे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक पौधा है और इसके बगल में ही एक जो मिनिएचर वैरायटी का पौधा है जिसके स्टेम की मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी, ये वाला पौधा। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ग्रोथ इसमें आ चुकी है। यानी हमारा जो पहला स्टेप होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आपने ले लिया। अब हमें जो दूसरे काम करने हैं कि हमें कलियां चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है मॉइस्चर को अपने गुलाब के पौधे के अंदर बना करके रखना है। अगर मॉइस्चर की कमी रहेगी तो जो कलियां हैं वो बनेगी नहीं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर कली बननी शुरू हो गई है। जैसे ही आपके पौधे की जो ब्रांच है 7-8 इंच लंबी होती है, वो कलियां बनाना शुरू कर देता है। यानी तब तक आपको वेट करना है। लेकिन तब तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। अगर आपने अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग करी है, और तब तक आपको पानी का स्प्रे करना है जब तक कि ये कलियां बनाना शुरू ना कर दे। जब ये कलियां बनाना शुरू कर देगा तभी आपको पानी का स्प्रे इसके ऊपर बंद करना है। जब आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं तो जो गुलाब की टहनियाँ हैं वो मॉइस्ट बनी रहती हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा ग्रोथ बनने के और ज़्यादा कलियां बनने के चांसेस रहते हैं। अगर टहनियाँ सूखी रहेंगी तो इसके ऊपर ग्रोथ भी कम मिलती है और कलियां भी कम मिलती है। लेकिन जब आप पानी का स्प्रे करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को एक समस्या देखने के लिए मिलती है अपने पौधे के ऊपर कि जो नए पत्ते आते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं, या एकदम से ऐसा देख के लगता है कि जैसे पत्ते जल गए हैं। तो ये होता है फंगस और इंसेक्ट की वजह से। जितने भी इसके पत्ते नए निकल करके आते हैं, एकदम से इनके ऊपर कीड़े और फंगस का असर आपको दिखाई देगा। इसके लिए हफ्ता 10 दिन में एक बार आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं, इनके ऊपर आप नीम तेल का स्प्रे ज़रूर करें। नीम तेल का स्प्रे करने से ये समस्या आपके पौधे में नहीं आएगी और जितनी भी ग्रोथ निकल करके आएगी वो हेल्दी होगी। एक भी कली आपके पौधे की, एक भी पत्ता आपके पौधे का खराब नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करो, आपके पास जो भी इस समय रखा हुआ है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो नीम का तेल है वो दोनों ही काम करेगा। यानी आपको अलग से फंगिसाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको कीड़े मारने की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। नीम का तेल एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, तो किसी भी तरीके से नुकसान भी नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। अब है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मिट्टी में भी आपको मॉइस्चर को मेंटेन करना है। यानी आपके पौधे का ड्रेनेज ठीक होना चाहिए। जब भी आप पानी डालो, पानी प्रॉपर तरीके से नीचे छेद से बाहर निकलना चाहिए। ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पानी डालना है, लगातार मिट्टी गीली पड़ी रहे। लेकिन मिट्टी को एकदम सुखाना भी नहीं है, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। जैसे कि ये मिट्टी आप देख रहे हैं, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी अगर मिट्टी में बनी रहेगी तो भी जो टहनियाँ हैं वो कम निकलती हैं, नई टहनियाँ, और इसके ऊपर कली बनने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस समय आपको गुलाब के पौधे को, चाहे आपने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी हो, इसको आपको शेड में नहीं रखना। इसको आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो मिल जाए। आपके गार्डन में जहाँ पर भी धूप इसको मिल जाए वहाँ पर इसको आप रखो। अब धूप मिलने के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि अच्छी धूप मिलेगी तो ये ज़्यादा खाना बनाएगा अपने पत्तों में।
पत्तों का कलर भी बहुत ही सुंदर निकल करके आएगा। अगर आप इसको कहीं शेड में रख दोगे तो होता क्या है कि सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ निकल करके आ जाएगी, और चाहे आप इसको कितना भी खाना पानी देते रहो, ये कलियां कम से कम बनाता है। इसके साथ ही कलियाँ बहुत छोटी बनती है, और जो ब्रांच है वो बहुत लंबी पहले निकलेगी, यानी बहुत ऊपर जाकर बहुत लेट में जाकर के कलियाँ बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका पौधा कलियाँ बनाए, तो इसके लिए आप इसको पूरे दिन की धूप में रखो। पूरे दिन की धूप नहीं है, कुछ घंटे की धूप आपके एरिया में आती है, आपने बालकनी में रखा हुआ है अपने गुलाब के पौधे को, वहाँ पर भी जितने देर की धूप या फिर रोशनी गुलाब के पौधे को मिल जाए, वहीं पर आप इस समय गुलाब के पौधे को रखो। आपका गुलाब का पौधा हर ब्रांच के ऊपर कलियां बनाएगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो है सकर ब्रांच की समस्या। अगर आपका जो गुलाब है वो हाइब्रिड है, ग्राफ्टेड गुलाब है, इसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड है, तो आप देखोगे कि इस समय जैसे जैसे आपका पौधा ग्रोथ निकालना तेज करता है, वैसे वैसे पौधों की जो सकर ब्रांच है वो भी तेजी से निकल करके आनी शुरू हो जाती है। और जो सकर ब्रांच है इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है, यानी बहुत ही हेल्दी पत्ते इसके दिखाई देते हैं। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं कि जो मेन ब्रांच है उसको काट करके निकाल देते हैं, काफ़ी सारी जो सकर ब्रांच है वो अपने पौधे के अंदर छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सकर ब्रांच की पहचान ज़रूर करें। अगर आपका गुलाब ग्राफ्टिंग है तो ग्राफ्टेड नोड के नीचे जो भी ब्रांचेस निकल करके आती है, चाहे वो सीधे मिट्टी से निकल करके आए या फिर कहीं भी ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल करके आए, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं ये सारी की सारी सकर ब्रांच है। तो इनको मैं तोड़ करके निकाल दूंगी, क्योंकि ये जो मेरा पौधा है इसकी ग्राफ्ट नोड काफ़ी ऊपर है। कभी कभी जो ग्राफ्ट नोड है वो काफ़ी नीचे रहता है, तो पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखो, पहचान करना सीखो। अगर आपका गुलाब कटिंग से आपने लगा रखा है, जैसे कि ये वाला गुलाब आप देख सकते हैं, इसको मैंने कटिंग से लगाया था, ये हाइब्रिड गुलाब है और ये मेरा लगभग 2 साल पुराना गुलाब हो गया है, और इसमें सीधे ये मिट्टी से ब्रांच निकल करके आ रही है। तो ये जो ब्रांच है ये सकर ब्रांच नहीं है। अगर आपका कोई गुलाब आपने कटिंग से लगाया है, तो कटिंग से लगाए हुए गुलाब में कभी भी सकर ब्रांच नहीं होता है। देसी गुलाब में किसी भी तरीके का कोई सकर ब्रांच नहीं होता है। उसी गुलाब में सकर ब्रांच पाया जाता है जिसके अंदर ग्राफ्ट नोड होता है। जैसे कि ये वाला मेरा पौधा देख रहे हैं, ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, ये इतनी हेल्दी ब्रांच है कि मुझे देख के कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये सकर ब्रांच है कि ये जो है असली ब्रांच है, लेकिन ये सकर ब्रांच है क्योंकि ये मेरा गुलाब ग्राफ्टेड है। तो मुझे जानकारी है कि ये मेरा गुलाब ग्राफ्टेड है, इसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड है। तो ये जो सीधे ज़मीन से निकल करके आ रही है, यानी कि सीधे मिट्टी से निकल करके आ रही है ब्रांच, ये सकर ब्रांच है, और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि इसने इस पौधे की ग्रोथ को कम कर दिया है। तो मैं आपको इसको निकाल करके पहले दिखाती हूँ, और जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगी तो आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर कितनी टहनियाँ बची हुई है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इसकी। अक्सर करके इसमें 7 पत्ते होते हैं और ग्रोथ काफ़ी हेल्दी दिखाई देती है। पत्तों का पैटर्न अलग होता है। ये देखिए, अब ये है ओरिजिनल पौधा। तो फ्रेंड्स, आप सोचोगे कि मैंने सकर ब्रांच की इतनी सारी जानकारी आपको क्यों दे दी। सकर ब्रांच भी पौधे के अंदर कलियों को बनने से रोकता है। अगर आपके पौधे के अंदर काफ़ी सारी सकर ब्रांच है तो सकर ब्रांच कभी भी कलियां नहीं बनाती है, यानी इसके ऊपर कभी भी कलियां नहीं बनती है। हमेशा जो ओरिजिनल आपका गुलाब का पौधा है, अगर वो ग्राफ्टेड है, तो उसी के ऊपर आपको कली बनती हुई दिखाई देगी। ये जो सारे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और भी कुछ पौधे हैं जिनको मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप जो इंग्लिश गुलाब है उसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी मेरा इंग्लिश गुलाब है, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये जो छोटा पौधा देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश गुलाब का है। बाकी इसके अगल बगल में 2 पौधे हैं, ये मिनिएचर वैरायटी के हैं जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और ये जो पौधे मैंने आपको दिखाए, ये लगभग 2 साल पुराने मेरे पौधे हैं। तो कटिंग से भी हम हाइब्रिड गुलाब लगा सकते हैं। लोग कहते हैं कि कटिंग से हाइब्रिड गुलाब नहीं लगाया जाता है, ऐसा नहीं है, कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है खाद का। हमें गुलाब को इस समय खाद कौन सा देना है। जैसे ही आपका गुलाब का पौधा इतनी ग्रोथ ले लेगा, आपको इसके खाद में थोड़ा सा चेंज करना है। जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए हमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है नाइट्रोजन। इसके साथ ही पौधे को थोड़ा सा फास्फोरस मिल जाए, फिर पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकालता है। लेकिन जैसे ही आपका पौधा इतनी इतनी ब्रांचेस निकाल ले, जैसे कि मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ, अगर इतनी ब्रांचेस निकाल लेता है तो अब यहाँ पर आपको खाद को थोड़ा सा बदलना है। और खाद आपको वो देना है जिसके अंदर अच्छी मात्रा
पोटाशियम की हो, इसके साथ ही फास्फोरस भी हमें हमारे पौधे को चाहिए अगर इसके अंदर कलियां बनानी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारे ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही आसान से होममेड फर्टिलाइज़र हैं, जिसमें से कोई भी एक आप गुलाब को देना शुरू कर देना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जिससे कि आपका पौधा ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट ना हो और इसके ऊपर ब्रांचेस के ऊपर कलियां बने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे फर्टिलाइज़र आपको दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 5 यहाँ पर अलग अलग तरीके के खाद रखे हुए हैं। इनको मैंने कैसे बनाया है और इसमें से कोई भी आप एक दे सकते हो, सबकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आप देख रहे हैं, ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना सबसे आसान होता है, क्योंकि प्याज तो हमारे घर के किचन में निकलता ही रहता है। आप इसको वेस्ट समझ करके फेंक देते हो, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा पोटाशियम के है, इसके साथ ही मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने गुलाब को देना शुरू कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, अगर आपका पौधा फूल नहीं बनाता है, कलियां नहीं बनाता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इन छिलकों को लगभग 1 दिन के लिए आप पानी में भिगो करके रख दो और अगले दिन कुछ इस तरीके से आप छान लो। छानने के बाद आप इसके अंदर बस थोड़ा सा और पानी मिला लो और ये जो फर्टिलाइज़र है, यानी कि अगर आप प्याज का फर्टिलाइज़र देते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आपको 10 दिन के अंतर पर लगातार अपने पौधे को देना है। इस खाद को देने से पहले मिट्टी को हल्का सा सुखा लो और मिट्टी की गुड़ाई करके ही आपको इस खाद को देना है, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये वाला एक सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है। अगर आप अपने पौधे को कोई और खाद नहीं दे रहे हो तो 7-7 दिन के अंतर पर, यानी हफ्ते में एक बार इस खाद को आप दे दो। कमाल का रिजल्ट आपके गुलाब के पौधे पर मिलेगा। अब जो दूसरे नंबर का हमारा खाद है, ये भी एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है, यानी कि आप फटाफट से इसको बना करके दे सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ नींबू के छिलके। चाहे आपको नींबू का छिलका मिल जाए, चाहे आपको संतरे का मिल जाए, चाहे फिर आप किन्नू का छिलका ले लो, या फिर आप मौसमी का छिलका ले लो। ये जितने भी मैं खट्टे फलों के छिलके आपको बता रही हूँ ना, इसमें से कोई भी एक आप ले लो। इन छिलकों को भिगो करके रात भर के लिए आप रख दो। अगले दिन इस पानी को छान करके और इसको आपको डाइल्यूट करना है, यानी जो हमने प्याज का छिलका इस्तेमाल किया, अगर आप उसको डाइल्यूट नहीं करोगे, डाइल्यूट यानी कि पानी नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जो खट्टे फल होते हैं इनके छिलकों का फर्टिलाइज़र अगर आप बनाते हैं तो इसके अंदर कम से कम 1 गुना 2 गुना पानी आप ज़रूर मिलाएं, फिर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करें। इसके अलावा एक और चीज़, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र हम 10 दिन में एक बार दे सकते हैं, हफ्ते में भी आप एक बार दे सकते हैं, लेकिन ये जो खट्टे फलों का छिलका है, जैसे कि संतरा, नींबू, किन्नू या फिर मौसमी, इनको आपको 15 दिन के अंतर पर देना है। इसको आपको बहुत ज़्यादा या फिर बार बार नहीं देना है। फ्रेंड्स, ये जो वाला जो फर्टिलाइज़र है, यानी जो नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम के साथ ही फास्फोरस और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई पौधा है जो कि ग्रोथ भी कम निकाल रहा है, तो वहाँ पर ये वाला जो फर्टिलाइज़र है वो कमाल का काम करेगा। इसको देने से आपके पौधे की जो मिट्टी है वो भी एसिडिक होती है। इसके बाद यहाँ पर 3 और खाद आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पिछले साल के बने हुए खाद हैं। ये है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है आपके साथ कि बायो एंजाइम हमको बनाना कैसे है। बायो एंजाइम का खाद अगर आपके पास बना हुआ है पहले से, आपके पास केले के छिलके का बायो एंजाइम है, या फिर आपके पास कोई भी सिट्रस फ्रूट है, यानी जो छिलके मैंने आपको बताया मौसमी, नींबू या फिर ऑरेंज के छिलकों का बायो एंजाइम आपके पास है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। प्याज के छिलकों का बायो एंजाइम है, उसको भी आप इस समय गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। बायो एंजाइम को इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बायो एंजाइम की क्वांटिटी है वो हमको कम रखनी है। जो हमने इंस्टेंट फर्टिलाइज़र बनाया, यानी छिलकों को भिगो कर बनाया, उसको तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन ये वाला जो खाद है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन से बनता है तो इसके अंदर एसिड बन जाता है। तो इसीलिए ये जो मात्रा मैंने ली है लगभग 1/4 ग्लास है, और जितना भी आप खाद लोगे उसका कम से कम 6-7 गुना पानी आपको मिलाना है, यानी डाइल्यूट करना है फर्टिलाइज़र में। उसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, इसको भी चलिए मैं अपने गुलाब के पौधे में डाल करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधे हैं मेरे पास। ये कई सारे पौधों में इस खाद को मैं यहाँ पर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, बायो एंजाइम भी एक कमाल का फर्टिलाइज़र होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। सर्दियों में बनाने की बजाय आजकल अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो गर्मियों में ये बायो एंजाइम आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बायो एंजाइम को बनाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है।
तो फ्रेंड्स, ये जो पहला बायो एंजाइम था ये मैंने बनाया था सूखे केले के छिलकों का। ये जो बायो एंजाइम आप देख रहे हैं ये है कच्चे केलों के छिलकों का बायो एंजाइम। इसके अलावा एक और है बायो एंजाइम जो मैंने बना करके रखा हुआ है, ये है मौसमी के छिलकों का बायो एंजाइम। ये तीनों ही बायो एंजाइम मैंने पिछले सीज़न में यानी पिछली गर्मियों में बनाया था और अब इनको लगभग 1 साल हो गया है बनाए हुए। इस तरीके से बायो एंजाइम अगर आप बना करके रख लोगे तो ये ख़राब नहीं होगा, चाहे सालों साल आप इसको ऐसे ही रख दो। लेकिन इसको सही तरीके से आपको बनाना होता है। इसको बनाने के लिए हमेशा आप एक ऐसा बॉटल लो जो कि छोटे मुंह वाला बॉटल हो, यानी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल सबसे सही रहता है ये बायो एंजाइम बनाने के लिए। इसका जो ढक्कन है इसमें छोटे छोटे छेद आपको बना लेने हैं। इसके बाद आपको जो भी छिलका आपको लेना है उस छिलकों को आपको भर लेना है बॉटल के अंदर। इसके साथ ही आपको पानी भर लेना है इसके अंदर, नॉर्मल वाटर। और जो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा है, एक आध इंच का जो हिस्सा है, इसको आप खाली छोड़ देना। इसके साथ ही इसी के अंदर आपको 2-3 चम्मच गुड़ का पाउडर बना करके भी डाल देना है, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए गुड़ बहुत ज़रूरी है। तभी आपका ये जो पानी है वो फर्मेंट होगा। जैसे ही ये फर्मेंट हो जाएगा, ये बुलबुले ऊपर से इसके निकलने शुरू हो जाते हैं, आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसको आपको तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है। अगर कोई बारिश वगैरह होती है तो आप इसको हटा लेंगे, बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। आपको तकरीबन 15 से 20 दिन इसको तेज़ धूप में रखने की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे बुलबुले ऊपर निकलते हैं तो इसका मतलब फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया है। और जब बुलबुले उठने शांत हो जाए तो इसका मतलब आपका जो खाद है वो पूरी तरीके से फर्मेंट हो गया है, तैयार हो गया है, यानी बायो एंजाइम आपका तैयार है पौधे में डालने के लिए। तो इस तरीके से आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। गर्मियाँ आने वाली है तो इसीलिए इस पर मैंने एक डिटेल जानकारी आपको दे दी। इस पर मेरे वीडियोस भी हैं कई पुराने, तो मेरे चैनल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी एक खाद आप इस्तेमाल करो जो भी आप आसानी से बना सकें। और जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ज़रूरी है। खाद के साथ साथ इन चारों बातों का आप ध्यान रखो। आपके पौधे में जितनी भी ब्रांचेस निकल करके आएंगी, जितनी भी टहनियाँ निकल करके आएंगी, हर डाली के ऊपर आपको कलियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। कोई भी ऐसी डाली नहीं होगी जिसके ऊपर कली ना बने। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने जानकारी काफ़ी अच्छी दी है आपको, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एक लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आया। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।